देहरादून में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय, करुणा, धर्म निष्ठा और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। उन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा और धर्म की पुनर्स्थापना का पथ बनाया। साथियों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को भी सुरक्षित रखने को पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और उस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा हम सबको गौरव है कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है और मां गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री हमारे राज्य से निकल गई है। राज्य के अंदर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग, हर पंथ और हर समुदाय के व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का एक समान कानून सबके लिए यहां लागू हो गया है। तो वहीं आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए आपदा से बचाव और आपदा के समय विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से देहरादून में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी भी पहुंचे। मानसून की तैयारी के लिए आयोजित कार्यशाला पर सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन के सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी दृष्टि से आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी, निष्कर्ष पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने प्रदेश में आपदा राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विभिन्न जिलों को पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर धन की कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी। भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। तो अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं।
तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा जून के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। तो वहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने वाली है। राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। अनेक कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में 3 दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सख्त आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को एक बड़ी राहत दी, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में ये भरोसा भी मजबूत किया कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस जघन्य अपराध के सामने आते ही सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई। सजा सुनाई जाने के बाद सीएम धामी ने कहा कि हमारी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम अंकिता को वापस तो नहीं ला सकते थे, लेकिन उसके साथ न्याय हो ये हमने सुनिश्चित किया। इस तरह के फैसले आने वाले समय के लिए भी एक संदेश है। नजीर है कि देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, वो कानून के हाथ से बच नहीं सकता। इस अपराध में कौन कौन जो है भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी, ये हमने तय किया है। और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में। अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में फैसला आने के बाद उत्तराखंड में राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे अंकिता भंडारी के परिवार के लिए अधूरा न्याय बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई किया। उन्होंने कहा कि निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये फैसले सुनिश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है, लेकिन अंकिता के लिए पूर्ण न्याय नहीं है। माहरा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भी कई गंभीर सवाल खड़े हैं, जिनका उत्तर धामी सरकार को देना है। जिन्होंने कहा कि जो आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। स्वागत भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता की जो हत्या हुई है, उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो और उसका नाम लोगों तक पहुंचे।
चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। शुरुआत में चारधाम यात्रा की रफ्तार कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। मौजूदा समय में हर दिन करीब 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 16,42,000 से ज्यादा भक्त चारधाम यात्रा कर चुके हैं। अभी तक के श्रद्धालु की बात की जाए तो कितने दर्शन किए हैं वो भी आपको बता देते हैं। 16 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा हो चुका है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं वो भी आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 2,79,047 श्रद्धालु ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो 2,41,610 श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 4,35,226 श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। आईपीएस अधिकारी रचिता जुआल ने इस्तीफा दे दिया है। खबर सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि रचिता जुआल ने यह फैसला निजी कारणों के चलते लिया। इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं भी सामने आने लगी। मात्र 10 साल की सेवा में ही पुलिस विभाग के अधिकारी के पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आने के बाद हर कोई हैरान है, जबकि आईपीएस अधिकारी रचिता की कार्यशैली से हर कोई प्रभावित था। वर्तमान में एसपी विजिलेंस के पद पर रचिता जुआल तैनात थी। पूर्व में राज्यपाल के डीसी भी रचिता जुआल रही। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रुड़की दौरे पर रही, जहां उन्होंने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 11 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 66 स्कूलों को शौचालय, 23 स्कूलों को अतिरिक्त कक्ष के साथ ही 15 स्कूलों में लैब की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को दूर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने रुड़की के सिविल अस्पताल में 4 साल से बंद पड़े आईसीयू वार्ड को लेकर कहा कि नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत की वजह से आईसीयू वार्ड नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन अब नर्सिंग स्टाफ मिल गया है। इसको शुरू कराने के लिए सीएमओ हरिद्वार को निर्देश दे दिए गए हैं। आईसीयू वार्ड को जल्द शुरू किया जाएगा। हम लोगों ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा, हमने 23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिया है। फिर हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे उनके लिए भी पैसा दिया है। और आज जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने खेल में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने मेरिट में आए हैं, टॉपर्स की मेरिट में भी आए हैं और खेल में भी उन्होंने राज्य स्तर पे जो है जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। वहीं देहरादून के भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के निदेशक ने कहा, उत्तराखंड के लगभग 75,000 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस अभियान के तहत उत्तराखंड के 2 जिले इसमें शामिल है, हरिद्वार, देहरादून। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी विभाग की 7 टीम काम करेगी। 400 गांव इस अभियान के तहत शामिल हैं और 12 ब्लॉक भी। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। उत्तराखंड की 40 पंचायतें भी इसमें शामिल की जाएंगी। आईसीआर का अंतर्गत दो प्रमुख संस्थान हैं। एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, मिट्टी
मिट्टी और पानी संरक्षण संस्थान है, ये देहरादून में है। उसके साथ ही आप भी सुना होगा VPKS अल्मोड़ा संस्थान है, 2 प्रमुख संस्थान है। एंड दूसरा संस्थान भी है, मछली का है, कोल्ड वाटर रिसर्च संस्थान भी है। हम लोग सारे KVK के साथ भी जोड़ चुके हैं। एंड भारतीय कृषि अनुसंधान मिट्टी और पानी संरक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो ये देहरादून में हम लोग संस्थान की तरफ 7 वैज्ञानिक और टेक्निक का टीम बना चुके हैं। तो वहीं हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका थीम पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। इस दौरान सीनियर जर्नलिस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए मीडिया की भूमिका को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले और ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया ने संतुलित कवरेज की है और बहुत सजगता से अपनी भूमिका निभाई। पहले तो मैं सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बधाई देता हूं कि हिंदी पत्रकारिता के 199 वर्ष पूरे हुए हैं और एक दूरदर्शी पत्रकार जो बेसिकली एडवोकेट थे जुगल किशोर शुक्ल जी, उनकी शुरुआत उदंड मार्तंड से और आज हजारों अखबार हिंदी भाषा में निकल रहे हैं, तो उनको हम याद भी करते हैं और सभी को बधाई भी देते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को जो हिंदी रक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी भाषा का संरक्षण हो रहा है और पूरे विश्व में इसके लिए स्वीकार्यता जगी है। इसके लिए जहाँ सिनेमा के हम बधाई देना चाहेंगे पत्र पत्रिकाओं को, उससे भी कहीं अधिक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को, उन समाचार चैनलों को जो हिंदी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप सभी भाषाओं के समाचार सुन लें, पर जिस तरह से आप एक सटीक और प्रामाणिक अपने में कोई एक जिस समाचार की अपेक्षा करते हैं वो हिंदी में ही होता है। हेली टिकट के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेली टिकटों की कालाबाजारी या ओवर रेटिंग से संबंधित मामले उजागर होते रहते हैं। SP रुद्रप्रयाग ने हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली कालाबाजारी को लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जल्दी अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विस चलती है, इसको लेके जो हेली टिकट है, जिसमें 2 प्रकार के मुख्यतः फ्रॉड होते हैं। एक साइबर फ्रॉड से होता है जो साइबर ठग द्वारा किया जाता है, और एक ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू टिकट जाता है। तो इसमें दोनों के लिए हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना के इसमें फाइट किया। साइबर की अगर बात करूँ तो पिछले साल हमें लगभग 650 कंप्लेंट मिली थी। इस साल अभी वो लगभग 12 से 13 है। तो हमारी जो डिजिटल वॉलंटियर और साइबर की टीम है उसने अच्छा काम इस बार किया है। जो अभी का करंट केस है ये ब्लैक मार्केटिंग से कंसर्न है, और इसमें लगभग 25,000 रुपये लेके एक पर्टिकुलर लूपहोल इस पूरे सिस्टम में मिल गया कि जिसको एक्सेस है उस पर्टिकुलर डेटाबेस का या टिकट अवेलेबिलिटी का, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो हमने इसमें 2 FIR पिछले 10 दिनों में लिखी थी। दोनों में भी प्रगति बहुत अच्छे स्तर पे है। दोनों अलग अलग गिरोह हमने ट्रेस किए और इसमें अब गिरफ्तारी हमने शुरू कर दी। देहरादून के जिला अस्पताल यानी कोरोनेशन ने मरीजों को खून की आवश्यकता पड़ने पर अन्य अस्पताल या ब्लड बैंक से खून उपलब्धता कराने के लिए रक्त गरुड़ वाहन की शुरुआत की है। इस बात को लेकर कोरोनेशन अस्पताल के PMS ने कहा कि ब्लड की सुविधा करने के लिए मरीज के परिजनों से 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा, और अगर कोई मरीज शुल्क देने की स्थिति में नहीं है तो ये सुविधा मुफ्त भी दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरुड़ वाहन में तैनात चालक को संबंधित ब्लड बैंक या अस्पताल के बारे में पता होगा जहां से खून की व्यवस्था हो सके, ताकि मरीज के परिजनों को भागदौड़ करने की आवश्यकता ना पड़े। जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है
गरुड़ वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका नाम है रक्त गरुड़ वाहन। किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अटेंडेंट को परेशान ना होना पड़े। मान लो हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, उसको दून अस्पताल से लाना है या कहीं और से ब्लड लाना है, तो हमारे यहाँ से स्पेशल उसको व्हीकल दिया जाएगा जिसका नाम रक्त गरुड़ वाहन है। उसका चार्ज फिक्स होगा 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट गरीब है, 50 रुपये पे करने लायक नहीं है, तो वो पीएमएस के अनुरोध पर फ्री भी किया जा सकता है। लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं से भी ब्लड मिले, लेकिन वो ब्लड मिल जाए उसको, और खुद ना दौड़ना पड़े इधर-उधर, क्योंकि पेशेंट को, वो अटेंडेंट को पता नहीं होता कि कहाँ से लाना है। तो गरुड़ वाहन में हमारे जो ड्राइवर होगा उसको सब पता होगा कि कहाँ मिल सकता है। हम भी फ़ोन से कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ आपके यहाँ ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, हम उसको वहीं भेजेंगे, तो कोई उससे सुविधा होगी मरीज को। तो वहीं हरिद्वार की सराय में चल रही एक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इमरान नाम के शख्स शासन से मेले में झूला लगाने की परमिशन ली थी, लेकिन इस परमिशन की आड़ में बाहर से डांसर बुलाकर अश्लील डांस कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मेले को बंद कर दिया। साथ ही आयोजक इमरान को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत भी दी है। में ये एक मेले की अनुमति ली गई थी जिसमें झूले लगाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में जब वहाँ से ये जानकारी में आया, वहाँ के व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई कि मेले में डांस कराया जा रहा है, इस पर तत्काल पुलिस में जो है उस व्यक्ति के जो आयोजक है उसके विरुद्ध कार्रवाई करी है निरोधात्मक, और जो है उस मेले को और डांस को बंद करा दिया। तो वहीं रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकड़ा काड़ के पास पहाड़ी से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आने से एक यात्री वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान चालक सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यमुना नदी तट पर नगर पालिका बड़कोट ने आयोजित तिलाड़ी शहीद दिवस कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सैकड़ों लोगों ने वीर शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुरानी पेंशन बहाली के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज हम यहाँ तिलाड़ी के शहीदों की कुर्बानी से सीख लेते हुए अपनी लड़ाई मुकाम तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर जा रही हैं। इधर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने भी इनका समर्थन किया। इससे पहले नगर पालिका ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में इस दिवस को और बेहतर रूप से बनाया जाएगा। पहले तो मैं अपने एनएम ऑफिस परिवार की ओर से तिलाड़ी के शहीदों को सत नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, अपने इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि भारत के कोने कोने पर जो जितने भी हमारे देश के वीर क्रांतिकारी रहे हैं, निश्चित तौर पर हम ऐसे दिवस पर उनको याद करते हैं। रामनगर विधानसभा के ढिकुली में पेयजल निगम के अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ढिकुली में बीते 2 साल से बोरिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन बोरिंग कार्य सही नहीं हो रहा है, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को पेयजल मुहैया होने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम और विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ग्रामीणों की पेयजल समस्या का समाधान होगा। अधिकारियों से हमने पहले ही बात की थी, ड्यू टू दिस अपना वाटर वेल ढिकुली में जो होना है 1 साल से थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी, तो हम उसी फील्ड से रिलेटेड हैं। हम ऑयल और गैस वेल डील करते हैं, तो इनसे एक मीटिंग हुई थी, इनके रिसर्च अभियंता से भी, इनके जेई से भी। तो आज इनकी टेक्निकल टीम को हमने बुलाया और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में समझाया और क्या क्या केमिकल इनको ऐड करने हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे और ये लोग वो केमिकल यूज है, बट हम हर समय इनके साथ हैं। अगर ये हमारा साथ लेना चाहें